ओके देन, पार्ट सेकंड रेडी है हमारा इंडियन पॉलिटी का। इसमें हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें आपके 1990 से लेके अब तक 2022 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं सभी वो जितने भी आपके एक एक पार्ट में क्वेश्चन करती रहूँ, वो सारे मैं कवर कर सकूँ। ओके, तो आप जितने में पार्ट डालूँ उनको मतलब अपना पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है। आप यहाँ आइए, टिक करिए, ठीक है। वीडियो को जितने स्पीड पे देखना है उस पर देखिए और क्वेश्चन पढ़िए। नाउ फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ फ्रॉम विच कंट्री। हमने जो रूल ऑफ लॉ है, ये अगेन सोर्सेज मैंने कल आपको कुछ पढ़ाए थे, ठीक है। उनमें से आप याद हैं, आपकी ट्रिक याद हुई है तो वो ठीक है, वरना आपने कहीं नोट डाउन किया है, कॉपी खोलिए और उसमें से याद करिए रूल ऑफ लॉ आपका कहाँ से हमने लिया गया है। उसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप वो वाले क्वेश्चन को एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ओके, सो हमारा इन चारों में से जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है वो हमने लिया है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आपका रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स का आपका एक पार्ट है, ठीक है। ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल आर डिटरमाइंड बाय लीगल रूल्स। हर किसी इंसान के जो राइट्स हैं वो लीगल राइट्स हैं और वो आपके किसी लीगल लॉ के थ्रू आपके आपके एक तरीके से बनाए जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे। ये बात आपकी रूल ऑफ लॉ में कही गई है, ठीक है। ब्रीच ऑफ लॉ होता है कहीं पे तो वो भी आपका किसके अंडर में आता है? द रूल ऑफ लॉ के। और ये सब चीज़ें अगर आपके लिख के दें तो हमने ये ब्रिटिश से लिया है। अगेन मैंने आपका ये बिना ट्रिक के कंपाइल कर दिया जो मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगी। तो यहाँ पर ब्रिटेन की अगर हम बात करें, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, तो कल पार्ट 1 जो मैंने कराया है उसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक के थ्रू आपको याद कराने की कोशिश की है। याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मतलब ट्रिक वगैरह के थ्रू याद नहीं होता, डायरेक्ट हो जाता है, तो वो भी तैयार है यहाँ पर। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और रिट्स का पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं, बाइकैमेरल्स, ये सब हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड यानी कि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमने 3 चीज़ें जो मेन है यहाँ पर लिख दी हैं। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक तरीके से आपका स्टेट के ऊपर जो ड्यूटी होती है ना। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द मेंबर्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा, यानी कि नॉमिनेशन जो होगा राज्यसभा के मेंबर्स का, प्रेसिडेंट जिनको करते हैं वो कैसे होगा। कनाडा से हमने क्या लिया है? सेंट्रलाइजेशन, फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म। इसमें फेडरलिज्म से याद रखिए, रेजिडरी पावर्स ली हैं हमने, गवर्नर्स होता है स्टेट में, वो हमने वहीं से लिया है। और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, बार बार बताया था कल, तो ये इतनी बार बताया है कि शायद आपको याद भी हो गया होगा, आर्टिकल 143। और फ्रांस से हमने लिया है आपका रिपब्लिक वर्ड और आपका लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप याद रख सकते हैं रिपब्लिक लाइफ से। ओके, किससे याद रख सकते हैं? रिपब्लिक लाइफ से। सो चलिए भाई, जो भी अगर आपका ट्रिक से याद होता है ट्रिक से करिए, जिसके जैसे होता है बस कर लो, है ना। तो जितने भी सोर्सेज हैं आपके, ज़रूरी नहीं है आप सारे को ही याद करने पे अपना फोकस करें। कुछ आप मेन कंट्रीज़ को याद कर लीजिए, ठीक है। और बस उसके बाद आपका जो बचेगा आप उसको बहुत आराम से अपने क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन आएगा तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ हमारा हो गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर वीटो इज़ फाउंड इन। अमेंड करने का मेथड बाय पॉपुलर वीटो, यानी कि आपका लोगों से पूछकर लोगों से पूछकर आपका जो अमेंड किया जाता है वो आपका बेसिकली ये फीचर कहाँ मिलता है। और सरप्राइज़ नहीं होना है, ये क्वेश्चन आपका SSC के CGL में ही आया हुआ पेपर में, ठीक है। ये हमने लिया है स्विट्ज़रलैंड से। ओके, ये आपका CISF के, दिल्ली पुलिस SSC CISF में भी आया हुआ है, दिल्ली पुलिस SI में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सो ये आपका क्या होता है कि सिटीजन्स को आपसे पूछा जाता है कि भाई आप लोगों से कि भाई ये चीज़ हमें अमेंड करनी है तो क्या ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इंडिया में क्या है कि भाई पार्लियामेंट में जाएंगे और बस पार्लियामेंट के जो भी MPs वगैरह हैं उनको जनमत मानकर उनका जितना वोट होता है उसके थ्रू अमेंड कर दिया जाता है। बट स्विट्ज़रलैंड में क्या है कि पॉपुलर वीटो है, वहाँ पर सिटीजन से पूछा जाता है इन ए फॉर्म ऑफ येस और नो टाइप क्वेश्चन। ओके, आपका बस वही सिस्टम चलता है कि भाई जिसकी ज़्यादा वोट हुई वो आपका अमेंड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा आपका इनएलिनेबल फीचर है जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है और आपकी एक लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी टुवर्ड्स द लेजिस्लेटिव ब्रांच और द पार्लियामेंट। ओके, तो एग्जीक्यूटिव हमारे क्या ब्यूरोक्रेट्स वगैरह जो होते हैं उनको आप एग्जीक्यूटिव में आपका समझेंगे, ठीक है। सो ये आपके इंटरकनेक्ट होते हैं, यानी कि आपके जो लोगों की दिक्कतें हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव सुनते हैं और एग्जीक्यूटिव आपकी बातों को आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, यानी कि लेजिस्लेचर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी को आप पार्लियामेंट कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा
कि कौन सा फीचर आपका मेन आपका रोल निभाता है, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू। ग्रास रूट से आप सबसे पहले ये क्वेश्चन से हम समझेंगे कि ग्रास रूट बेसिकली आपका बेसिक लेवल की बात हो रही है ना, एक नीचे बॉटम से आप बात कर रहे होंगे, ग्रास रूट तभी बोला गया है वर्ड। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी आपकी कौन सी डेमोक्रेसी होती है हमारी, इस बारे में पूछा गया है। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, या ओके ना। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अंदर आपका क्या आता है, तो आपका ना गवर्नमेंट इंडिया में कैसी है, बेसिकली आपका नीचे पंचायत से फिर स्टेट फिर सेंटर आपका ऐसे शुरू होता है ना, एक छोटा लेवल उससे बड़ा उससे बड़ा। सो बेसिकली ग्रास रूट डेमोक्रेसी में आपका डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स एंड पंचायती राज सिस्टम तीनों इन्वॉल्व होते हैं। सो बेसिकली आपका ग्रास रूट में ना कॉमन पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है सबसे बेसिक लेवल पर, लोकल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ जो कि आपका आर्टिकल 14 में मेंशन है वो हमें कहाँ मिलता है, ब्रिटेन में। डायरेक्ट आंसर हो गया क्योंकि इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, हम जितने आपके कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सो जो आपका इक्वेलिटी बिफोर लॉ है वो आपका कहाँ मेंशन होता है, या ये हमने कहाँ से लिया है, दैट इज़ फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, रूल ऑफ लॉ आप समझते हैं, दैट इज़ द सेम। इक्वल लॉ आपका इक्वल प्रोविज़न होता है आपका, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, एक वर्ड होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये थोड़ा थोड़ा आपका यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से आपका मेल खाता है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वलिटी बिफोर लॉ में आपका थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स इट। डेमोक्रेटिक वर्ड अगर आपने अब तक शॉर्ट्स नहीं देखे हैं मेरे, जो मैंने थोड़ा सा उसके डाले हुए हैं प्रेम्बल के, तो आप एक बार उनको चेक कर लेना। ठीक है, सो डेमोक्रेटिक वर्ड आपका पब्लिक से बताता है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रिंकिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। आपका सेकंड और थर्ड नहीं हो सकता था, क्यों कट कर दिया मैंने, क्योंकि वो वॉयलेंट और वॉयलेंट के बारे में बता रहे हैं, जबकि सोशलिज्म में आपका वॉयलेंट वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सो आप डायरेक्ट देखकर भी टिक कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में ऑब्वियस सी बात है आपका डेमोक्रेटिक तो वर्ड आएगा ही। डेमोक्रेसी आपकी वो आपका टर्म होती है डेमोक्रेसी, जिसमें आप पीपल के थ्रू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जजमेंट स्टेटेड द सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चर। ये किस में कहा गया है, केशवानंद भारती केस की बात करें तो 1973 का केस है जो आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसमें आपका क्या कहा गया था कि फंडामेंटल राइट आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। एसआर बोमई केस की बात करें तो 1944 का केस है जिसमें आपका सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है। सेक्युलरिज्म इज योर व्हाट, रिलीजन बेस्ड जो होता है ना, और फेडरलिज्म कैसी, गवर्नमेंट का जो हमारे गवर्नमेंटल सिस्टम कैसा है हमारा फेडरलिज्म है ना, और जुडिशियल है क्वासी जुडिशियल वाला। सो ये सब जो करा गया इसमें आपका 356 आर्टिकल को बेसिकली बहुत लेंथ से पढ़ा गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज शोज दैट इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहले क्या है, ये एक आपका मेथड होता है गवर्नमेंट को चूज़ करने का, है ना, यानी कि आपका जो गवर्नमेंट बनती है आपकी लोकसभा में वो आपकी कैसे बनती है, लोअर हाउस में गवर्नमेंट कैसे बनती है, किस थ्रू बनती है, वो आपका है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात करें तो ये आपका प्रेसिडेंट के लिए उसमें होता है, जिसमें आपका सिर्फ राज्यसभा वाले लोग आपके वोट करते हैं, यानी कि उसमें आप कभी वोट नहीं करते, उसमें इलेक्टेड मेंबर करते हैं। ठीक है, वो आपको डेमोक्रेटिक का था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मीन्स, मोनार्की सबसे पहले गवर्नमेंट आपकी ऐसा जो रूल गवर्नमेंट होती है जो आपकी किंग और क्वीन के थ्रू चलती है। तो किंग और क्वीन आपका इसी वजह से सभी ऑप्शन में है हमारा, कि मोनार्की आप रूल बाय किंग और क्वीन को ही कहते हैं। बट व्हाट इफ़ वी एड अ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बिफोर मोनार्की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आपकी क्या दिखाना चाहती है हमें, तो सबसे पहले तो आपका क्वीन और किंग हेड होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में आपका क्वीन और किंग जो है वो आपका हेड कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट को हेड कर रहे हैं तो आपका मोनार्की ही क्यों नहीं कह दिया गया। इसमें आपका टर्म क्या है, अच्छा फर्स्ट वर्ड ये राइट्स नहीं है, ये राइट्स है। द किंग राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट में लिखा गया है कि जो किंग है वो राइट लिखता है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। नो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आपका एक शासन को बताता है ना, उसमें लिखना कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं है। इसमें आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, द किंग एक्सरसाइज पावर ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किंग आपकी उन पावर को रूल करता है, यानी कि उसके थ्रू चलता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी दी हैं। ओके, ये बेसिकली आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाता है, यूके वगैरह में, है ना, वहाँ पर आपकी ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और आपका ये किंग वगैरह वाला सब कुछ आपका मेनली कहाँ था, जो सब स्टार्टिंग में सब जगह ब्रिटेन का था। आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडेप्टेड फॉर्म, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म होगी गवर्नमेंट की, लोकसभा राज्यसभा होगा जिसमें आपके प्रेसिडेंट भी होंगे, ये आपका कहाँ से लिया गया है। सो
बेसिकली जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये हमने मेंशन किया है फ्रॉम अवर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यूके से हमने ये आपका बोरो किया है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश किसको कह सकते हैं आप। इसी के रिलेटेड आपको एक टर्म सुनने को मिलता होगा, कैबिनेट गवर्नमेंट या वेस्टमिंस्टर मॉडल। वेस्टमिंस्टर मॉडल आपका किसको कहते हैं, ब्रिटेन में आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म का आपको वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है, इसी को आप कह सकते हैं कैबिनेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो आपके ये दोनों वर्ड, तीनों वर्ड सेम है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, कैबिनेट आपका सिस्टम और आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म, ये तीनों वर्ड आपके कोरिलेटेड हैं। कोरिलेटेड क्या, दोनों तीनों आपके साइनोनिम्स हैं। ओके, सो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, यूके से, जिसको आप कैबिनेट गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आपका ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ये प्रिवलेंट है इन जापान, कनाडा और उनके जो आसपास के थोड़े बहुत जो भी एरियाज़ हैं उन सब वाले एरियाज़ में। ठीक है, सो सेंटर और स्टेट्स में आपका दोनों में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सजेशन फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्स्ट इन 1935। किसने आपका सुझाव दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने के लिए, संवैधानिक सभाओं की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संवैधानिक सभा बनाने के लिए किसने आपका सजेशन दिया था 1935 में, तो ये कौन थे आपके, एम.एन. रॉय। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये चीज़ आती है कि बी.एन. राव कौन थे, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। ठीक है, तो ये दोनों आपके जब भी आते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है कि ये ऑप्शन था या क्या था। तो सबसे पहले बेसिकली क्या होता है, 1934 में स्टार्ट करते हैं भाई, ये अपना सुझाव देते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए इंडिया का खुद से। 1935 में ये बात आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस तक पहुंच जाती है। तो 1935 में ये बात धीरे धीरे चल के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में भी आपकी मानी जाने लगती है कि भाई हाँ ये बात ठीक है जो इन्होंने सजेस्ट की है, एक आपका बनना चाहिए। सॉरी स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, एम.एन. रॉय है ना, मैंने गलती से शायद प्रोनाउंस भी रे ही कर दिया था, एम.एन. रॉय एंड बी.एन. राव, वो राव एंड एम.एन. रे। सो फिर उसके बाद क्या होता है, अगस्त ऑफर में ये बात फिर से आपकी इंक्लूड की जाती है जो कि आता है 1940 में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को आप बनाना स्टार्ट करना चाहिए या बनाना चाहिए। ठीक है, फिर जाके ये बात धीरे धीरे कैबिनेट मिशन जब आता है जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटली एक तरीके से फ्रेम में आती है 1946 में। तो आप देखिए 1934 से बात चली थी, इवन मोर देन आपका 10 ईयर्स से ज़्यादा इस बात को करने में लग गए। ठीक है, सो आपका एम.एन. राव ने ये सजेस्ट किया था। कंट्री जिसमें से हमने आपका प्रोसीजर कौन सा लिया है, अमेंडमेंट वाला, ये हमारी साउथ अफ्रीका है। अगर अभी तक आपने अमेंडमेंट वाली वीडियो को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ आप जाके चेक करिए। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे, आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि अमेंडमेंट आपके कौन से आर्टिकल में कैसे होते हैं और कैसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका इंडिया का, वो कहाँ से लिया है, यूके नहीं, सॉरी ये गलती से मैंने कर दिया इसमें, यूके तो आपका जहाँ से हमारा यूके में आपका क्या है, यूके से हमने वो चीज़ें बोरो की हैं, बट आपका यूएस से जहाँ का आपका फर्स्ट आपका पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि यूएस से एक ऐसा आपका कंट्री है जहाँ जिसने स्टार्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, तो ये चीज़ हमने यूएसए से बोरो की है। ओके, डायरकी जो है सेंटर में वो किस आपके ईयर में इंट्रोड्यूस की जाती है, सो सेंटर में इंट्रोड्यूस की गई, इसका मतलब पहले कहाँ थी, ये पहले आपकी प्रोविंशियल स्टेट्स में लागू थी। ठीक है, तो आपके किस वाले ईयर में या किस एक्ट के थ्रू आपका डायरकी को सेंटर में भी बना दिया गया, 1999 के थ्रू, तो आपका 1919 के थ्रू तो आपको प्रोविंशियल में आपका ये लागू हुई थी। 1935 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपका इसको सेंटर में भी स्टार्ट कर दिया गया। ओके, सो 1935 के बाद आपका ये सेंटर में भी लागू हो गई। ओके, सो इसमें आपका क्या होता था कि गवर्नर को हेड बना दिया गया कि भाई आपको एक गवर्नर और एक आपका प्रोविंशियल उस पर आपका लागू होता था। डायरकी को इसके दो जगह सेशन चलता था। ओके, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी कब बनी थी, कल मैंने क्वेश्चन में बताया, आपको वीडियो में बताया हुआ है, जल्दी से बताइए। तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनकर तैयार होती है। ठीक है, ये सबसे पहली बार एक तरीके से मिलती है। इसके बाद ही रिजेंबल हो जाती है ऑन 14 अगस्त 1947 को एज अ सोवर्जियन बॉडी एंड सक्सेसर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी जो थी उसको आपका ये रिमूव कर देती है, उसकी जगह आपकी आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनना,
तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी बेसिकली किसकी अंडर आपकी फॉर्म्ड हुई थी? इट इज़ फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 मई 1946। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन यही है। सो क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंडिया की जो भी बात इसमें से सही है वो आपको टिक करनी है और आपकी गलत होंगी, ठीक है। तो जो बात सही है वो आपकी पढ़नी है। इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस। क्या हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट री इलेक्ट नहीं होते हैं? गलत बातें होते हैं। सो बेसिकली अब इसमें से सही हमारी बात कौन सी है? अलाउज री इलेक्शन ऑफ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट। येस ऑफकोर्स री इलेक्शन आपका होता है प्रेसिडेंट का। अंडर विच आर्टिकल? अभी तो मैं बताऊंगी ही, आप मुझे कमेंट करके बताइए किस आर्टिकल के थ्रू आपका जो प्रेसिडेंट होता है या कोई पर्सन होता है वो वापस से री इलेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो हमारे चारों ऑप्शन में से ऑप्शन 2 जो है हमारा अलाउज री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट करेक्ट है, और ये अंडर आर्टिकल 57 में आता है आपका। ये बताता है कि प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस। ओके, सो प्रेसिडेंट जो है आपका शेल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ओके, 35 years आपकी एज होनी चाहिए। ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए कि किसकी कितनी एज होती है, ठीक है। री इलेक्शन के लिए आपका कौन से आर्टिकल में जिक्र मिलता है? 57 में। 61 आपका किससे रिलेटेड है? इम्पीचमेंट से। ओके, सो इंपॉर्टेंट आप थोड़े थोड़े याद करेंगे, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रेट्स कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। आपको किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है, कभी सेपरेट इलेक्ट्रेट लिख के दे देंगे, कभी कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन लिख के दे देंगे। तो ये था क्या? बेसिकली इसमें क्या करा गया, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने के लिए आपका ब्रिटिशर्स ने एक ये चाल चली एक तरीके से कि भाई जो भी आपके मुस्लिम वोटर्स होंगे ना वो सिर्फ मुस्लिम को वोट करेंगे, सिर्फ उन्हीं को जिता सकते हैं। तो 1909 के एक्ट के थ्रू, जिसको आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, मार्ले उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये मैं कल बता चुकी हूँ, और मिंटो वायसराय था। सो इनके टाइम पे आता है आपका कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें मुस्लिम वोटर्स सिर्फ अपने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकते थे, ठीक है। सिख वालों के लिए फिर 6 कर दिया गया। सो बेसिकली आपका 1909 के एक्ट के थ्रू ये चीज़ लागू की गई। नेक्स्ट इज हु प्रेसिडाइड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। याद है तो ये क्वेश्चन कल एक बार हो चुका है, बट अगेन थोड़ा नई फॉर्म में आया तो मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। इनॉग्रल मतलब सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने स्टार्ट किया था। पूछा जाए परमानेंट मेंबर कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डायरेक्ट लिखा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इनॉग्रल मीटिंग किसने करी थी? जिसको सबसे पहले थी, सबसे सीनियर मोस्ट थे, तो इनको आपका उस टाइम पर कुछ डिसाइड नहीं हुआ था, मीटिंग फिक्स करनी थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। ओके, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जुडिशियल रिव्यू किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है। जो क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट अब टिकदा वाले बचे हैं उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, है ना। इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंगल सिटीजनशिप याद हो तो साइन बाय द कॉम्प्लेक्स रूल या पार्ले बिस्किट, ये कल मैंने आपको ट्रिक करके याद कराया था। सो जो आपका सिंगल सिटीजनशिप है वो हमारी कहाँ से ली गई है? आपका ब्रिटेन से, यूके से, दैट इज़ इंग्लैंड आपका, ठीक है। सो सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। बाइक कैमरलिज्म की बात करें वो भी हमने यहीं से ही लिया है, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो भी हमने यहीं से लिया है। सो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? PIL इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो PIL होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये आपका है क्या? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या? ये आपका होता है कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, अब इसका क्या मतलब है इससे भी समझ नहीं आया। ओके, हम थोड़ा सा और डेप्थ में जान लेते हैं। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका क्या होता है? ये आपका कोई एक कोर्ट भी आपका कह सकता है, मतलब कोर्ट को ऐसा लगा कि ये चीज़ आपकी, ये बात सोसाइटी के लिए अच्छी है, सो कोर्ट आपका इस चीज़ को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लागू कर सकता है, या किसी भी प्राइवेट पार्टी के मेंबर के थ्रू ये चीज़ आपकी दाखिल कराई जा सकती है, ठीक है। किसके थ्रू नहीं कराई जा सकती? ठीक है, अब कुछ ऐसा होगा जिसके थ्रू नहीं, बाय अ एग्रीवेड पार्टी, इसके थ्रू आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपका दाखिल नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये सबसे पहले बेसिकली हमने कहाँ से आपका अडॉप्ट किया? यूएसए से। सो बेस कुछ नहीं, एक मतलब जो भी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, भलाई के लिए, आपकी पब्लिक की जो भी बात इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका खुद से कोर्ट आपका कह देता है कि भाई ये बात होनी चाहिए, इसी को आप कह देते हैं PIL। द आइडिया ऑफ ओम्बड्समैन, अलग सा वर्ड है ना। सो ओम्बड्समैन इज टेकन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग? डायरेक्ट मतलब इतना कुछ वो नहीं है तो स्वीडन।
चाइना से हमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, यूएसए और ब्रिटेन के इतने बार हमने रीड कर लिए हैं कि वो आपको देखते ही बनेगा कि भाई यूएसए और ब्रिटेन तो है ही नहीं, चाइना से हम कुछ लेने वाले नहीं है ना, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल करें, तो इतना बड़ा चाइना नहीं है तो हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया है। सो ओम्बड्समैन का मतलब आपका बेसिकली क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन तो होता है आपका ग्रेवियंस पर्सन, बट अगर हम इसकी थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो ये आपका एक ना, इसके अंडर आपका कोई एक ऑफिशियल को अपॉइंट कर देते हैं किसी भी इन्वेस्ट करने के लिए, किन्हीं भी इंडिविजुअल की कंप्लेंट को, किसके अगेंस्ट ये आपका जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अगेंस्ट आपका जब कोई ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाए उसको कहते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजन आपका कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले आपने कल अगर पढ़ा होगा, जर्मनी से हमने क्या लिया था कि जर्मनी में हिटलर जो है उसने क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट को अबॉलिश कर देता है, इमरजेंसी है ना। सो इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट अबॉलिश होते हैं, ये हमने जर्मनी से लिया है। और जो मेन आपके इमरजेंसी वाले वो हैं, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बोरो किए हैं। सो अगर ऑप्शन में जर्मनी होता तो आप और ए और बी को ऑप्शन भी दिया होता तो आप दोनों टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ इमरजेंसी की बातें हमने जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली हैं, ठीक है। जिसको वेबिनार आप भी बोलते हैं, जिसको आप वेबिनार मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आपकी, अच्छा जैसे हमारे यहाँ पे संसद होती है, सो वहाँ की जो आपका नाम वो आपका वेमार है ना। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी में आपके कितने मेंबर्स थे। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको हेड तो पता होगा, BR अम्बेडकर है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड हमें पता है, बट मेंबर्स कितने हैं और उनके क्या क्या नाम हैं वो हमें नहीं पता है। अभी आप पहली बार इसको आप देखेंगे आज, है ना, उसके बाद में धीरे धीरे इससे रिलेटेड आगे वाले पार्ट्स में कुछ क्वेश्चन सेट करती रहूँगी, जिसके थ्रू आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो 7 मेंबर्स थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी में, जिसमें आपके BR अम्बेडकर जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके हेड थे। इस तरीके की बहुत सारी कमेटी बनाई गई हैं, और यूनियन वाली जितनी कमेटी बनी थी उनके हेड थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ये सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में अब कुछ हमारा यहाँ पे देखते हैं कि इसमें कौन कौन थे। सो ये आपकी कब बनी, 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर आपकी एज अ प्रेसिडेंट चूज़ किए गए। 7 मेंबर्स थे जो थे आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, खितान, मध्यराव मुंशी, गोपाल स्वामी अय्यरनगर, कृष्णामाचारी एंड सैयद मोहम्मद सदाल्ला। अब मैंने पीछे पीछे के नाम क्यों बोला, क्योंकि ये याद ही ऐसे होते हैं, आप इनके सरनेम याद कीजिए, ठीक है ना, या पीछे के नाम याद कीजिए, उसी के थ्रू आप इनको याद कर पाएंगे। आप पूरा याद रटने बैठेंगे कि नहीं मुझे तो DP खतान याद करना है, N माधवराव याद करना है, तो इतना नहीं होगा, है ना। सो पीछे पीछे के नाम से याद करिए। पार्ट आपका 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, 15 आपका किस से रिलेट करता है। सबसे पहले तो अभी इसका डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा। सो पार्ट 15 जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डील्स विद द इलेक्शन, ओके। जो 15 है इसमें बताया गया है आपका इलेक्शन के बारे में। अब मैंने आपके लिए ये पूरा एक आगे भी कंपाइल कर दिया है। तो बेसिकली 324 से 329 तक आपका इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन के बारे में आपका जिक्र आता है, और बेसिकली आपका एक इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये 324 में बात की गई है। 315 आर्टिकल आपका UPSC या SPSC से रिलेटेड है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। नाउ जो भी है, और इलेक्शन कमीशन किस किस के आपकी कहला देती है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट आपका है ना, लोकसभा की सब इलेक्शन आपकी कराती है। अब यहाँ पे अगेन एक आपकी ट्रिक शामिल है, ठीक है, ये आपके पार्ट याद करने के लिए है, जो कि आप इसके थ्रू आप जो भी हमारे 22 के 22 पार्ट हैं वो आप याद कर सकते हैं। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट इज स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ठीक है। तो आप इसको ना 2 पार्ट में याद करिए, और जो हाईलाइट पोर्शन है वही हमारे जो पार्ट्स हैं उनकी उनसे स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले याद कीजिए आप श्याम एंड राम तक, ओके। 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, श्याम और राम तक याद कीजिए, उसके बाद आगे का रीड बार 1-2-3 बार आप इसे रीड कीजिए, आपको खुद लगने लगेगा। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US to UP टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, ओके। फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में आप इसको याद कीजिए। अब हम देख लेते हैं ये कहते क्या हैं पार्ट, जो भी हमारे पार्ट्स थे। सबसे पहले हमारा 2 पार्ट्स मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट इज़ योर यूनियन एंड टेरिटरी, यू से। C से अगर बात करें तो सिटीजनशिप। F से बात करें पार्ट 3 इट इज़ फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 C कैन वाला। पार्ट 4 की बात करें DPSP। पार्ट 4A इसकी बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा। U यूनियन गवर्नमेंट। पार्ट 5
एस से पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट। नाउ पार्ट 7 यहाँ पे आपका अस वाले में कोई इतना नहीं था क्योंकि स्टेट से ही रिलेटेड जो आपकी और बातें हैं वो पार्ट 7 में कही गई हैं, ठीक है। अगेन यू, तो आपका स्टेट से जो है ना, ये वाला पार्ट जो है हमारा स्टेट से रिलेटेड है। यू की बात करें पार्ट 8 की, यूनियन टेरिटरीज। पार्ट 9 और पार्ट 9A ये आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटी से। पार्ट 9B की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आपका ये चीज़ आपकी अमेंड की गई है, ठीक है। शाम से आप याद कर सकते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। आर से याद कर सकते हैं आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट। फ्रूट से, एफ से याद कर सकते हैं फिनिश प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। टेस्ट से याद कर सकते हैं आप ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये याद करिए, TCI वाली ऑस्ट्रेलिया से ली गई। स्वीट से याद कर सकते हैं आप सर्विस अंडर द यूनियन स्टेट। TO से याद कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ईट से याद कर सकते हैं पार्ट 15 इलेक्शंस, अभी हमने पढ़ा था कि पार्ट 15 कहाँ से लिया गया, पार्ट 15 में क्या इंक्लूडेड है। पार्ट 16 की बात करें तो स्पेशल प्रोविज़न आपके थे। पार्ट 17 की ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्ट 18 आपका इमरजेंसी प्रोविज़न से है। मैगी से याद करें मिससिकलेंस, बहुत सारी जो अलग अलग चीज़ें हैं वो आपकी पार्ट आपकी मेंशन की गई हैं पार्ट 19 में। 20 की बात करें अमेंडमेंट है, और 21 की बात करें तो टेम्परेरी आपका जो भी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न है वो इसमें है। और 22 की बात करें लास्ट वन, इसमें आपका जितने भी शॉर्ट टाइटल हैं, कमेंसमेंट हैं, अथॉरिटिव टेक्स्ट हैं हिंदी, और आपके जितने भी रिपल्स वगैरह वो सब आपके इसमें मेंशन किए गए हैं। यहाँ हमारे 22 के 22 पार्ट मेंशन किए गए हैं जिसको आप बहुत ही ईजी वे में याद कर सकते हैं। याद कैसे करना है, ट्रिक देखिए, अपनी कॉपी में लिखिए, वापस से खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, ओके। फाइनली हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म होता है। अब जल्दी से जल्दी मैं पार्ट 3 भी आपका अपलोड कर दूँगी। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।